हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह की 8 बज चुके हैं और मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए झारखंड जेएसएससीजीएल के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। कल मैं आप लोग के लिए लाया था मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसमें आपको अर्थमेटिक्स और एडवांस के 20 महत्वपूर्ण सवाल आपको करवाए थे। आज मैं फिर से अर्थमेटिक्स और एडवांस का बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस 20 सवाल में 20 चैप्टरों से संबंधित प्रश्न है मेरे दोस्तों। तो ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ। अपने दोस्तों को भी लिंक फॉरवर्ड कर दो, कहीं लेट ना हो जाए। कल आप लोग को एग्जाम है, आज है 27 जनवरी और कल है 28 जनवरी। और 28 तारीख को भूलना मत, 28 तारीख को शाम 7 बजे, 28 तारीख को शाम 7 बजे बेहतरीन बेहतरीन सोल्यूशन आप लोग को करवाने वाला हूं। जेएसएससीजीएल 28 जनवरी का पेपर का, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, चाहे वो पेपर 2 हो, चाहे वो पेपर 3 हो, सबका धाकड़ सोल्यूशन देने वाला हूं शाम 7 बजे 28 जनवरी को। तो देखना मत भूलना। बेहतरीन आंसर की अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर के साथ जुड़ जाए। ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे और धाकड़ सोल्यूशन आपको मिलेगी। चलिए, तो आज की पहली क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, जरा सा देख लो। लिखा हुआ है कि कक्षा 10 जिसमें 40 विद्यार्थी थे, कक्षा 10 यानी क्लास 10वीं की बात की जा रही है, जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, ने विज्ञान की परीक्षा दी। लो, किसकी परीक्षा दी? साइंस की। 30 विद्यार्थियों के अंकों का जो औसत है वो 95 है। टोटल विद्यार्थी हैं 40, जिसमें से बात हो रही है 30 की, कि 30 विद्यार्थी हैं जिसकी औसत जो है वो 95 है। तथा अन्य 10 अन्य विद्यार्थियों, तो अन्य कितने विद्यार्थी रह गए? अन्य कितने विद्यार्थी रह गए? 10 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितने हैं? 85। तो पूछा है कि पूरी कक्षाओं के अंकों का औसत ज्ञात करें। कल भी एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाया था। अब आप देखो, 30 छात्र ये रहे, 10 छात्र ये रहे, अगर इनको जोड़ोगे तो कुल 40 छात्र होंगे कि नहीं? 30 छात्र ये और 10 छात्र ये, दोनों को अगर मिला दो तो कुल 40 छात्र होंगे कि नहीं? तो ये 40 कैसे आ रहा है? दोनों को मिलाने से। जब कभी भी किसी चीज को मिलाने से रिजल्ट आए तो वैसे प्रश्न में क्या लगाते हैं हम लोग? एलिगेशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन के माध्यम से सबसे सरल तरीके से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। आइए, तो अब ये देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, है ना। दो पार्ट में बटा हुआ है, ये पहला वाला भाग है, ये दूसरा वाला भाग में। पहले भाग में मान लो 30 विद्यार्थी था, दूसरे भाग में मान लो 10 विद्यार्थी था। तो पहले भाग का औसत कितनी है? 95 है। दूसरे वाले भाग का कितना है? 85। और हमें टोटल का निकालना है, तो टोटल को मान लो क्या? x। अब देखो, ये जो x की वैल्यू होगी ना, सबसे बड़ा कौन है? 95। तो 95 से छोटा होगा भाई, 95 से छोटा होगा, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? 95 माइनस का x। और x की जो वैल्यू होगी वो 85 से क्या होगी? बड़ा। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? x माइनस 85। और ये जो अनुपात निकलेगा ना, ये किनकी निकलेगी अनुपात? संख्याओं की। संख्याओं की। किनकी संख्याओं की? तो विद्यार्थियों की संख्याओं का। अब बताओ कितने छात्र का ये औसत था 95? तो भाई 30। तो भाई ये 30 छात्र का हो गए। अच्छा, ये जो औसत 85 कितने छात्रों का है? 10 छात्रों का। भाई औसत अगर निकाला, अगर इनकी संख्या का अनुपात निकाले तो 3:1 आता है। और यहां से एलिगेशन के द्वारा देखे तो x माइनस 85:95 माइनस एक्स आता है। इन दोनों अनुपात को इक्वल कर दोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, x माइनस का 85 बटा 95 माइनस का x इक्वल टू हो जाएंगे 3/1। अब इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर क्या है? रेडी है। एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 85। और अगर इसको 3 से गुना करें, 9×3 = 27 और 5×3 = 15, 285। और माइनस का कितने हो जाएंगे? 3x। ये माइनस का 3x इधर आ जाएगा तो हो जाएंगे 4x। अब ये -85 उधर जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो भाई कितने हो जाएंगे? 85 इधर में ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 5 10 के, 0 हाथ में 1, 8 8 16 और 1 17 के साथ हाथ में 1, 2 और 1 3, 370 हो जाएंगे। तो x का मान कितने हो जाएंगे? 370। और बट्टे में कितने हो जाएंगे? 4।
9 चौके 36, बचा कितना 10, यानी कि 92.5। तो भाई जो कुल विद्यार्थियों का जो औसत होगा वो 92.5 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। एक तो ये तरीका है, और कल की क्लास में मैं आपको दूसरे तरीका से भी इस चीज को बता दिया है। तो मेरे दोस्त कल यानी जो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है उसको भी देख लीजिएगा, वहां पर एक इसी टाइप का क्वेश्चन निकाल था जिसमें आपको मैं दूसरा तरीका भी बता दिया हूं। दूसरे तरीका में करना क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस को, दूसरे तरीका में देखो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं अब, है ना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने हैं 10। तो इन दोनों का डिफरेंस को क्या करना है, 3:1 के रेशियो में बांट देना। तो 3 और 1 4, 4 का वैल्यू कितने हो जाएंगे 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5। ये सबसे इजी तरीका है, 2.5 हो जाएंगे। तो 3 का वैल्यू कितने हो जाएंगे 7.5, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5। तो मेरे प्यारे मित्र आपको करना क्या है, बड़ा वाला में से ये 2.5 घटा दोगे तो आपको मिक्सर वैल्यू निकल जाएगा। तो 95 में से 2.5 घटा दो तो निकल के आ जाएगा 92.5। और छोटे वाला में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 85 में अगर 7.5 जोड़ दोगे तो आपको निकल जाएंगे 92.5। तो ये दूसरा तरीका था। दूसरा तरीका बेहद इजी है, इसलिए मैं आपको कल के भी क्लास में पढ़ा दिया था, और आज सोचे जरा सा दूसरा तरीका बता देते ताकि हमारे विद्यार्थी हर एक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्या कर ले, पकड़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे सेकेंड। 12 आदमी या 20 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए जहां पर या वर्ड लग जाएगा ना, इसका मतलब होता है बराबर। या तो आप 12 आदमी से करवाइए या आप 20 लड़के से करवाइए, भाई समय तो लेंगे क्या, 10 ही दिन लेंगे, यानी टाइम क्या है, इक्वल है। तो जब कभी भी आपके क्वेश्चन में टाइम इक्वल रहे ना, टाइम क्या है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर इक्वल है। तो अगर ऐसे प्रश्न जिसमें आप क्या देख रहे हैं टाइम इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन में इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए आपको बताता हूं। ये 12 आदमी हैं, आदमी को हम लोग एम से लिखते हैं, और ये 20 लड़के हैं तो ये हम लोग को 20 लिख दिए। अब इन दोनों का जो समय है वो इक्वल है, तो जब समय इक्वल रहे तो इफिशियंसी निकालने के लिए करना क्या है, इस 20 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार में आ जाएगा 60, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार में आ जाएगा 60। तो ये 5 और 3 जो है ना वो क्या निकल गया, आपका इफिशियंसी। किनका किनका, तो मैन का और लड़का का। ठीक है, इस तरीका से इफिशियंसी निकाल लिए। अब हम लोग निकाल लेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया, कितने आदमी है, ग्रुप कितने हैं 12 लोगों का, इतने आदमी है। और इतने आदमी जब काम करते हैं तो कितने दिन में कब होते हैं 10 दिन में। तो ग्रुप ऑफ पर्सन को टाइम से गुना कर देंगे तो वर्क निकल जाएगा। अब यहाँ पर एम का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 12 गुना 5 गुना 10, ये टोटल काम है। अब हमें इस काम को भाई किससे करवाना, कहता है कि 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिनों में उस काम का कितना भाग को कंप्लीट कर पाएगा। अब बताइए, हम लोग को पता है कि एक लड़का जो है वो 5 काम करता है, तो वहां पर कितने हैं 4 लड़के, तो 4 लड़के कितने काम करेंगे, 5 चौके 20 काम। एक लड़के सॉरी एक आदमी कितना काम करता है 5 काम, तो 4 आदमी कितने करेंगे 20 काम। एक लड़का 3 काम करते हैं, तो 4 लड़के कितने काम करेंगे 12 काम करेंगे। तो आप ये बताओ, 4 आदमी और 4 लड़के एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 32 काम। कितने दिन करवा रहा है हमको, 4 दिन करवाना है। तो 4 दिन में कितने काम करेंगे, 4 गुना 32, यानी इतना काम करेंगे, यानी 32 गुने 4 काम करेंगे 4 दिनों में। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 12 गुना 5 गुने 10। तो कितना काम होगा भाई, तो इतने काम होंगे। कटिए, तो काटते हैं, अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 16 बार में। तो ऊपर में हो गया 16 और नीचे में हो गए 75, यानी कि 4 आदमी और 4 लड़के अगर 4 दिन काम करेंगे तो कुल काम का 16/75 काम ही काम कंप्लीट हो पाएगा।
तो राइट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से हमारी इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जोहार साथी, लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दो। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं ये सीख चुके होंगे आप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। दो ट्रेनें 7 AM पर दिल्ली और पूना से क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी इधर से एक इधर से चल रही है तो दूसरी इधर से चल रही है। और कितने बजे चल रही है? सुबह की 7 बजे चल रही है। ठीक है ना? 7 बजे ये भी चलना स्टार्ट हुआ, 7 बजे ये भी चलना स्टार्ट हुआ। ओके माय डियर, ये चल रहा है यहां से और ये चल रहा है यहां से। ये जिस जगह से चल रहा है उसका नाम है पूना। पूना को हम लोग, ये पूना से चल रहा है, और ये जिस जगह से चल रहा है वो इसका नाम है दिल्ली। तो हमसे पूछा क्या है, यदि वे दोनों एक दूसरे को 3:30 बजे दोपहर में क्या करता है? क्रॉस करता है। ये दोनों, ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है, तो भाई पहले यहां पर मिले होंगे, फिर ये क्या किए होंगे? इधर चल रहे होंगे और ये चल रहे होंगे इधर, तो क्रॉस किए। इस समय क्रॉसिंग कर रहे थे, उस समय बज रहे थे दोपहर की 3:30 PM। तो बताइए कितने समय बाद मिले थे? आप लोग को पता है, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया हूं कि अगर स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम हो तो जहां पर भी मिलेंगे दोनों के द्वारा लिया गया समय सेम होगा, है ना? तो देखिए ये भी 7 बजे निकले हैं, ये भी 7 बजे निकले और ये 3:30 बजे पहुंच रहे हैं। तो भाई कितने घंटे लिए मिलने में? तो 7 यानी कि 12 3 15, तो 8 7 15, 8 7 15 यानी कि 8.5 घंटा। इनको यहाँ पहुंचने में 8.5 घंटा लग रहा है, इनको यहाँ पहुंचने में 8.5 घंटा लग रहा है। तो जो मीटिंग टाइम है टी, वो कितना है? 8.5 घंटा। और 8.5 घंटा को हम लोग लिख सकते हैं 17/2 घंटा। दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे हैं? एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो यहां पर क्या काम करेगा? रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो दोनों स्पीड जुट जाएंगे, तो 67 और प्लस आपको हो जाएंगे 85। ये उस समय का स्पीड होगा जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। ठीक है ना? और कितने घंटे तक चले हैं? तो दूरी निकालना है, तो ये रिलेटिव स्पीड को हम लोग मीटिंग टाइम से गुना कर देंगे, तो डिस्टेंस निकल जाएगा दिल्ली और पूना को के बीच। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 5 12, 8 6 14 और 1 15, यानी 152। और इधर हो गया 17/2। 2 से काटेंगे 76 बार में खत्म। 17 छक 102, 17 छक 102, कैरी हो गया 10, 17 सते 119 और 10 129, यानी कि दिल्ली और पूना के बीच की दूरी जो है वो 1292 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? तो कुछ भी नहीं करना है ना? 7 बजे चल रहा है, 3:30 बजे क्रॉस कर रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहे हैं 17/2। दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। ठीक है ना? तो दोनों का स्पीड जोड़ दीजिए, दोनों का जोड़ दीजिए, रिलेटिव स्पीड निकल गया, और रिलेटिव स्पीड को टाइम से गुना कर दीजिएगा तो दिल्ली और पूना के बीच की दूरी निकल जाएगी। बस इतना ही तो काम करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हालांकि बहुत बेहतरीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, जरा सा गौर से देखिए। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, है ना? इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 का मान क्या होगा? इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे कीजिएगा, आइए मैं आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। देखिए ये 1 है, कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉट को हम लोग लिख सकते हैं आपको कॉस ए, और नीचे में क्या लिख सकते हैं? साइन ए। ठीक है ना? ठीक, कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin ए। ठीक है, यही चीज आगे भी कर देना है। tan है तो 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं? साइन, और बट्टे में क्या लिखेंगे? कॉस है, प्लस सेक को क्या लिखेंगे? 1/cos ए, और माइनस में कितना है? 1। बस इसको सोल्व करना है। एलसीएम अगर लेंगे तो साइन ए आएगा, तो साइन ए एलसीएम आएगा,
तो ये हो जाएंगे साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का 1, ये आ गया यहां से। फिर इसको यहां से यहां पर एलसीएम लेंगे तो आएंगे कॉस ए, कॉस ए, तो ये क्या बन जाएंगे, कॉस ए माइनस का साइन ए, है ना, प्लस का 1, और माइनस का कितना हो जाएगा 1। अब आप देखो तो ये साइन ए और कोस ए का एलसीएम लोगे, साइन ए और कोस ए का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त साइन ए और कोस ए का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएंगे साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहां पर गौर से देखिए, ये कॉस ए है ना, ये साइन ए प्लस कॉस ए माइनस कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, ऐसा है ना। अब गौर से जरा सा देखिए, ओहो यहाँ पर प्लस है, मिस्टेक, यहाँ पर प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए इस चीजों को दोनों को अगर देखिए तो एलसीएम ये आ गया, एलसीएम आ गया तो ये गुना हो जाएंगे कॉस से, है ना। ये चीजें, ये जो पूरा है वो किससे गुना होंगे, कॉस से, और ये जो पूरा है वो साइन से गुना होंगे। तो ये मेरे दोस्त ये क्या बन जाएंगे, है ना, ये नीचे में क्या बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे हमारा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस में कॉस ए माइनस का 1, और ये हो जाएंगे हमारा, इधर गुना करेंगे तो ठीक है। ओहो मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, दोनों गुना में है मेरे दोस्त, दोनों गुना में, एलसीएम कहाँ से आएगा, दोनों गुना में है। तो गुना करोगे तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे साइन ए और इंटू क्या बन जाएंगे कॉस ए, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा इससे, तो देखिए तो अगर इसको ए मान लेंगे तो ये ए और ये क्या है बी, तो ये भी क्या है ए और ये क्या है बी, तो ये ए देखिए तो यहाँ पर क्या है ए, इसको पूरा क्या मान लिए ए, तो ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या है ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी उसका, तो साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और लास्ट में कितना है माइनस का 1। इसको सोल्व कर देना आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर देते, देखिए क्या आएगा, इसको सोल्व करने से क्या मिलेगा, तो देखिए तो इसको सोल्व करेंगे तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और माइनस का कितना है 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मान कितने हो जाएंगे 1 आ जाएंगे, ठीक है, इसका मान कितने हो जाएंगे 1 आ जाएंगे, ठीक है, 1 आ जाएंगे। अब इधर देखिए तो 1 आ जाएंगे, अच्छा, और यहाँ पर देखिए 1 आ जाएंगे ना, और ये कितना है माइनस को 1, और ये हमारा कितना है 1। अब देखो ये 1 और ये 1 क्या हो गए खत्म। अब देखिए तो क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर में बच जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में बच गया साइन ए इंटू कॉस ए, और माइनस का कितना 1, तो साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस खत्म, 2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 1। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, और एकदम बेसिक तरीके से सोल्व कर दो, कोई इसमें कुछ करना नहीं है। कॉट को हम लोग लिख सकते हैं, देखो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन, कॉसे को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन, उसी तरह से टेन को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कोस, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस, और लास्ट में माइनस कितना है -1 है, तो लास्ट में -1 कर दिए हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, एलसीएम लोगे तो नीचे साइन आ जाएंगे, साइन को 1 से गुना करो तो साइन ए प्लस कोस ए -1, यहाँ पर क्या होगा कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 इक्वल -1। अब देखिए दोनों को गुना करोगे तो देखो तो ये साइन ए प्लस कोस ए प्लस साइन दोनों सेम चीज है कि नहीं, और यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर है माइनस, तो अगर इसको हम ए मान ले तो क्या हो गया ए माइनस का बी, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस का बी। अगर ए माइनस का बी इंटू
ए प्लस का बी रहे तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए, साइन ए प्लस कोस का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिए। तो इसका फॉर्मूला पे तोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया। अब इसको तोड़े तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया 1, तो प्लस का 1 और ये माइनस का 1, कहानी क्या हो गया खत्म। बचा कितना 2 साइन ए और कोस ए, 2 साइन ए और कोस ए, और नीचे क्या है साइन ए और कोस ए, तो साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए खत्म। बचा कितना 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, इसका फाइनली आंसर 1 आ गया। उम्मीद करता हूं अब दोबारा समझाने के बाद समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान दे रखा है 38। तो हमसे पूछा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालते हैं। इसके निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से हम लोग घटा लेते हैं किसको, हम लोग घटा लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, और घटाने के बाद अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा मान निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 10 दिया है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएंगे 100, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हो गया 38। अब डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 100 में से 38 घटाएंगे तो आ जाएंगे 62, और 62 में से 2 से डिवाइड कर देंगे तो निकल कर आ जाएंगे 31। तो इसके मान आ गए 31। ठीक है, अब हम लोग को एक और फॉर्मूला पता है, क्या पता है, आइए हम लोग को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है हाफ इंटू, इक्वल टू होता है हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। अब बताइए मेरे प्यारे मित्र, यहां से ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है, इसका मान दे रखा है 38, तो इसका मान हो गया 38, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना निकल कर आया 31, तो ये हो जाएंगे 31 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1/2 इंटू क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये निकल कर मेरा आ जाएंगे। अब आप देखिए तो 38 में से 31 जाएगा तो 7, और 7 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 14, और ये जो 14 आएंगे वो निकल कर आ जाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये अलजेब्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। पी क्यू और आर एस एक वृत्त की 2 समानांतर जीवाएं हैं, एक वृत्त की 2 समानांतर जीवाएं हैं, ठीक है ना, एक ये वृत्त हो गया और 2 समानांतर जीवाएं हैं। ये इस प्रकार हैं कि पी क्यू 48 सेंटीमीटर है और आर एस कितना है 40 सेंटीमीटर। पी क्यू का लेंथ 48, आर एस का लेंथ 40। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है, ये देखिए ये केंद्र हुआ, एक जीवा इधर है और दूसरी जीवा क्या है, दूसरी जीवा जो है वो हमारा इधर है। इसकी लेंथ जो है वो है 40 और इसकी जो लेंथ है वो 48। ठीक है, आराम से समझना है। और दोनों की बीच की दूरी क्या लिखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी 22 है, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है 22। तो ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है और ये लेंथ कितनी दे रखी है 22 दे रखी है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आइए कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखिए ये वृत्त का क्या है केंद्र है, ये वृत्त का क्या है केंद्र है, आराम से समझना। तो केंद्र से ये देखिए केंद्र से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी क्या होता है रेडियस, तो ये है रेडियस। अब आपको पता है ये जो लाइन है एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर
एक लंब रेखा खींचिएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिएगा, तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये टोटल लेंथ अगर यहाँ से यहाँ 48 है, तो भाई जीवा क्या, जीवा से इस साइड ये हमारे कितने हो गए, दो बराबर हो गए, जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, तो ये कितने हो जाएंगे 24, है ना। उसी प्रकार से ये क्या होगा, एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो भाई ये लेंथ को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा, ये हो जाएंगे 20। अब ये केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होता है, रेडियस, तो ये भी है रेडियस। अब देखिए एक ट्रिपलेट होता है, अगर ये 24 है और ये 90 डिग्री यहां पर बन रहा है, तो हर हाल में एक ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। तो ये 25 जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये हमारा 90 डिग्री के सामने होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएंगे, और ये 24 है, तो इसका मतलब ये 7 हो जाएंगे, है ना। तो केंद्र से इस जीवा के बीच की दूरी 7 हो गया, और जो केंद्र से परिधि की दूरी कितनी होगी, 25 हो गई, है ना। तो ये हो गया हमारा चीजें। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत। तो अगर ये 7 है और यहां से यहां टोटल 22 है, तो ये दूरी कितने हो गए, 15। अब ये 15 है, ये 20 है, तो मेरे दोस्त ये दूरी कितना होगा, 5। 15 है, 5 का 3 गुना है, ये 5 का 4 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो ये 5 गुना होगा, तो 5 का 5 गुना कितना होगा, 25। तो देखो रेडियस 25 आ रहा है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 25 होगा। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में बनाने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं है, बस हल्की सी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का क्या करता है, पीछा प्रारंभ करता है, जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछा करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर से पकड़े जाने के बीच की दूरी निकालना है। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए चोर और पुलिस की वाली बात है, तो चोर तभी पकड़ाएगा जब चोर के साथ पुलिस आ जाएंगे, क्लियर है ना। जैसे चोर, ये मान लो चोर है और हम पुलिस है, दोनों एक साथ होंगे तभी ना पकड़ाएगा। तो ये जब भी पकड़ेंगे तो मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा। चोर और पुलिस के कंडीशन में एक बात को माइंड में सेट कर लेना, है ना, मीटिंग टाइम क्या होंगे, दोनों का सेम होंगे, ठीक है ना, मीटिंग टाइम दोनों का सेम होंगे। अब ये पुलिस हो गया और ये चोर हो गया। बात कर लेते हैं पहले स्पीड की। तो पुलिस की स्पीड कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड, और चोर कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये स्पीड का क्या हो गया, रेशियो। जब टाइम सेम होता है तो स्पीड का सेम टू सेम रेशियो होता है, किसका, डिस्टेंस का। तो ये हो गया डिस्टेंस का रेशियो, यानी कि पुलिस पकड़ने के लिए अपने स्थान से कितना चलेगा, 7 चलेगा, और चोर कितना भागेगा अपने स्थान से, 5 भागेगा, तब जाकर पुलिस उसको पकड़ेगा। तो दोनों के द्वारा, दोनों के बीच चली गई दूरियों में कितने का अंतर है, तो दोनों के बीच चली गई बीच की दूरी में अंतर 2 का है, जबकि कितने का अंतर है, 150 मीटर का। तो 2 का वैल्यू 150 मीटर है, सॉरी एक 2 का वैल्यू कितना है, 150 मीटर, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू होगा 75 मीटर। अब देखो चोर पकड़ाने से पहले कितना चलता है, 5, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 गुने का 75, तो 75 पचे कितना हो जाएगा, 70 पचे 350, है ना, 70 पचे 350, तो 75 पचे कितना होगा, 375, 375 मीटर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना। चोर और पुलिस वाली क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी करवाया था, है ना। वहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बता दिए हैं कि इसमें कैसे कौन सी कॉन्सेप्ट लगती है ना। पुलिस और चोर वाली बेहतरीन तरीके से मैं आपको वहां पर बताया हूं, और यहाँ पर जरा सा डायरेक्ट कर दिया हूं, क्योंकि आपको पीछे मैंने सिखा चुका है ना, इसलिए एग्जाम अब नजदीक आए तो अब डायरेक्ट उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, ठीक है। तो इसको उड़ा देना, जब भी पुलिस चोर वाली क्वेश्चन आएगी आपको क्या ले लेना है, टाइम सेम कर लेना है। स्पीड का जो रेशियो दिया जाएगा वही हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो, यानी कि जिस समय पुलिस पकड़ेगा चोर को तो पुलिस को चलना पड़ेगा 7 और चोर अपने स्थान से चलेगा 5। अब बताओ पुलिस कर्मी 150 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है, यानी पुलिस यहीं पर है तो चोर 150 मीटर आगे है, आगे है ना। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को हर हाल में चोर से 150 मीटर ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो पुलिस द्वारा चली गई दूरी
और चोर के द्वारा चली गई दूरी के बीच का अंतर जो होगा वो आपको यही दूरी होता है, यानी कि 150। तो पुलिस के द्वारा चली गई दूरी और ये चोर के द्वारा चली गई, दोनों का अंतर कितना है 2, और किसके बराबर होगा 150 के बराबर होगा। एक का वैल्यू 75, तो चोर के द्वारा चली गई दूरी होगा 375। एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 19 में करवा चुका हूं। यहां पर लेंगे हम लोग 8। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर 15% की छूट देता है और वह उन ग्राहकों को जो नगद भुगतान करते हैं छूट के बाद की कीमत पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। कहता 3,600 रुपये की जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, 3,600 का जैकेट था। सबसे पहली बात 15% की छूट तो आप बोल के दे रहे हैं, तो 15% का छूट का मतलब हो गया आपको 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 का अगर सामान रहेगा तो आप मात्र 17 रुपया ही वसूलिएगा, ठीक है ना। इतना छूट तो आप कंपलसरी दे रहे हैं, लेकिन अगर ये व्यक्ति नगद में पैसा दे देगा तो भाई आप 10% अतिरिक्त छूट देंगे। तो 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि 10 का सामान आप 9 ही में फिर दे देंगे। तो मेरे दोस्त इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर तैयार है। 0 0 00 खत्म, 2 से काट देंगे 18 बार में खत्म। 70 नंबर कितना होता है 153, 153 को 18 से गुना कर दो, 8 तिया 24 के 4, इकाई अंक 4 होना चाहिए। इकाई अंक 4 यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 2754। 18 को 153 से गुना करोगे तो राइट आंसर आ जाएंगे 2754। इतना रुपया में फाइनली उस सामान को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में, जब आप धारा की दिशा में चलेंगे ना तो आपको जो धारा है वो क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा अपना स्पीड, नाव का स्पीड अगर x है और धारा का स्पीड y है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी x + y। और ये चाल कैसे निकलेगा भाई, तो भाई धारा की दिशा में हम चलते हैं 104, टाइम लगता है 8, तो भाई दूरी को अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो धारा के दिशा में नाव की चाल निकल कर आ जाएगी। तो 13 को 8 से काट, 13 8 104, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, वो हमारा क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, लीजिए धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x + y की वैल्यू कितना दे गया 2 = कितना 13 है, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, x का मान हो जाएंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल कितनी होगी 11, ठीक है। अब बोलता है वह नाव धारा की विपरीत, जब विपरीत जाएंगे ना तो धारा हमें क्या करेगी, मदद नहीं करेगी, बल्कि धारा अपने बल से हमको क्या करेगी, घटाएगी। तो जब धारा के विपरीत जाइएगा है ना, कितना जाना है 13 किलोमीटर, तो भाई कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना जाना है 13। लेकिन हमको धारा के विपरीत जाएंगे, तो धारा के विपरीत जाइएगा तो धारा के विपरीत जो स्पीड होता है वो होता है x - y। x क्या है, नाव का स्पीड, y क्या है, धारा का स्पीड। तो x का वैल्यू 11 और y का वैल्यू 2, तो धारा के विपरीत नाव का चाल कितना होगा 9, तो भाई 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से डिवाइड किए तो 9 एकम 9, बचा कितना 4/9 घंटा, यानी जो टाइम लगेगी वो 1.4/9 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार प्यारे मित्र लाइक ठोक दो, एक बार लाइक ठोक दो। झारखंड सीजीएल के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x - y का होल क्यूब प्लस y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब अपॉन x² - y² का होल क्यूब प्लस y² - z² का होल क्यूब प्लस z² - x² का होल क्यूब का मान ज्ञात हमको करना है।
अब आप देखो कैसे ज्ञात करोगे। हम लोग को पता है हम लोग को पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 होता है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग को पता है कि ए क्यू है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होती है वो 3 ABC के बराबर होता है। ये हम लोग को पता है, अलजेब्रा में ये रूल है। तो अगर हम लोग चेक करते हैं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, और तीनों को जोड़ो, देखो तो क्या तीनों को जोड़ने से 0 आता है क्या? तो देखिए तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो क्या 0 आती है? 0 आती है क्या? चेक करो तो। x प्लस में है, x माइनस में खत्म, y प्लस में, y माइनस में खत्म, z माइनस में, z प्लस में खत्म। यस, तीनों को जोड़ने से 0 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 3 क्या होगी? 3 × x-y, है ना, y माइनस जेड और z माइनस एक्स के बराबर हो जाएंगे। किसकी वैल्यू? तो ये पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाली जो वैल्यू है ना, इसको भी जोड़ के देखिए क्या 0 के बराबर में होता है? तो देखिए तो जोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में खत्म, वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में खत्म, है ना, जेड स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर प्लस में खत्म। यस, नीचे वाले को भी जोड़ने से 0 आता है। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाले की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर में हो जाएगा? तो 3 × x² माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर और हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 × x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और नीचे में क्या है देखिए, गौर से आराम से देखिएगा। नीचे में ये 3 है, इसको 3 लिख दीजिए। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? तो इनको इसको लिख सकते हैं वाई प्लस जेड, और क्या लिख सकते हैं? वाई माइनस का जेड। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं जेड माइनस जेड प्लस एक्स, और हम लोग लिख सकते हैं जेड माइनस का एक्स, ये लिख सकते हैं। अब जो कटेगा उसको काट देना और बाकी को छोड़ देना। तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई खत्म, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड खत्म, जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स खत्म। तो बचा क्या है? और ये 3 से ये 3 खत्म, तो ऊपर तो कुछ नहीं बता, लेकिन नीचे क्या बच रहा है ये देखिए। नीचे बच रहे हैं एक्स प्लस वाई, है ना, वाई प्लस जेड, ठीक है, और क्या बच रहे हैं? जेड प्लस एक्स। अब देख लीजिए कि ये ऑप्शन में कहां पर दिया है। तो ये ऑप्शन में एक ही जगह मुझे दिख रहे हैं, और वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को करवा चुका हूं मैं। अलजेब्रा का आपको 4 क्लास ले चुका हूं पहले भी, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का क्या नाम है? तो लिखा हुआ है JSSCGL, है ना, JSSCGL मैथ प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है नाम प्लेलिस्ट का। आप जाइएगा, अलजेब्रा का क्लास कर लीजिएगा, त्रिकोणमिति का क्लास कर लीजिएगा, ज्योमेट्री का क्लास कर लीजिएगा, मेंसुरेशन का क्लास कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका झारखंड सीजन में छूटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 7 मीटर आंतरिक व्यास वाली एक बेलनाकार नहर में पानी के बहाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसके मध्य में 30 मिनट में बहने वाली पानी की आयतन ज्ञात करें। यानी 30 मिनट में कितना पानी बहेगा, अब से ये पूछा गया है। देख लो, ये व्यास है, और इस व्यास से इससे क्या हो रही है? पानी निकल रही है, और पानी जिस स्पीड से निकल रही है उसका है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकल रही है। तो हमसे पूछा कि 30 मिनट में कितना निकलेगी, है ना, जबकि इसकी आंतरिक जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है कितना? 7। तो मेरे दोस्त रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 3/2। रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2। अब आप लोग को पता है कि रेडियस हो जाएगा 7/2, सॉरी मिस्टेक, 7/2 हो जाएगा हमारा रेडियस। कुछ नहीं करना है। अब इस बताइए, आप ये बताओ कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 30 मिनट चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा?
तो ये पानी कितना दूरी तय करेगी, तो बटा 18 है ना, और दूरी निकालना है तो स्पीड को टाइम से गुना करा है, 30 मिनट बराबर होता है 2 घंटा, यानी 2 से काटेंगे तो 9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी वो पानी। तो भाई ये जो पानी सपोज कर लो यहाँ से आ रही थी और 9 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, तो ये हमारा क्या रही पानी, इसमें पानी क्या है इकट्ठा है, और ये दूरी कितना है 9 किलोमीटर। तो इस 9 किलोमीटर में कितना पानी होगा, जबकि इसमें व्यास कितनी इसकी है 7, तो रेडियस हो गई 7/2। तो भाई ये बेलन बन गई, क्या बन गई बेलन। तो बताओ बेलन की एक प्रकार की ये 9 किलोमीटर क्या करेगी, 9 किलोमीटर है जो हाइट का काम करेगा, हाइट का काम करेगा। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकालिए, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा πr², पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 7/2 इंटू 7/2, ये है मीटर में, और इसको भी मीटर में चेंज कर लीजिए तो 9000 हो जाएंगे। ये निकल गई आपकी पानी की आयतन जो बहेगी आधे घंटा में। सोल्व कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए तो 2 से काटेंगे मेरे दोस्त 11 बार में, ये 7 से ये 7 खत्म, भाई 11 7 77, 77 का आधा कितना होता है 38 दूना 76.5 इंटू 9000, इंटू 9000, इस जीरो से ये पॉइंट खत्म, 38 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 अठी 72 और 4 76 के 6 हाथ में कितना 7, 9 तिया 27 और 7 34, और 2 गो ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएंगे मीटर क्यूब में। तो पानी के जो आयतन होंगे वो 3 4 6 5 00 मीटर क्यूब होंगे, 3 4 6 5, 3 4 6 5 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको स्पीड को टाइम से गुना कर लो, और फिर जो इसका क्षेत्रफल आएगा उसको उससे गुना कर दो, आपका आंसर ऐसे क्वेश्चन में निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, 12 नंबर क्या बोल रहा है देखिए, sin⁴ 45 डिग्री, तो भाई साइन 45 डिग्री का मान होता है आपको 1/√2, ठीक है ना, और 1/√2 का पावर कितना करना है 4 करना है, प्लस वो 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसके पावर में कितनी करनी है 4 करनी है, प्लस tan⁴ डिग्री का मान होता है 1, 1 के पावर 4, ठीक है ना, उसे तो कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, और ये 1 के पावर कितने हो गए 4। इसको सोल्व कर दो, तो इसको 1/√2 का पावर अगर 4 करोगे कितना आ जाएगा 1/4, इसका मान हो जाएगा 1/16, और इसको सोल्व करोगे तो 1 1 2 हो जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जरा सा, 4 और 16 ये देखो सबका, ये सबका यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लोग कितना आएगा 16, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 1, और ये हो जाएंगे 32, तो 32 और 5 37, आंसर हो जाएंगे 37/16, 37/16, ऑप्शन नंबर किस में है बी में, तो राइट आंसर हो जाएंगे 37/16। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या बोल रहा है जरा देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई, तो एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। और बताओ, मान लो जनसंख्या बढ़ गया तो शुरू में कितना था और ये आज कितना है, तो 20% का मतलब होता है कितना, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% के मतलब कितने होते हैं 1/5, यानी कि शुरू में जनसंख्या अगर 1 थी, शुरू में जनसंख्या कितनी थी 5, ये शुरू का है, और 1 आज बढ़ गया तो आज की जनसंख्या कितनी हो गई 6, ठीक है ना, ये हो गया आपको रेशियो। लेकिन रियल में देखिए तो जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया 30,942, तो भाई किसकी वैल्यू है वो 6 की, तो 6 का वैल्यू दे रखा है 30,942, तो मेरे प्यारे मित्र एक का मान निकालिए, तो 30,942 को आप क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दोगे, तो 6 पचे काटो, 6 पचे 30, 6 कम 6 बचा कितना 3, 6 पचे 30 बचा कितना 3, 6 कम 6 बचा कितना 4, और 6 सते 42, तो ये हमारा आ गए, ये हमारा आ गया। अब हमको इनिशियल वैल्यू निकालना, तो इनिशियल कितने हैं 5, तो 5 से गुना कर दो, एक का मान इतना है, तो 5 का मान निकालने के लिए क्या करना है इसको 5 से गुना कर दो, तो 51 57 को 5 से गुना कर दो,
7 पचे 35 के 5, इकाई अंक 5 होगा। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3 38। लास्ट का 2 अंक 85 होना चाहिए। 85 है, सब जगह दिख रहा है, यहाँ नहीं होगा। 7 पचे 35 और 3 38 का हाथ में 3 और 1 पचे 5 और 3 8। 8 होंगे मेरे दोस्त। 1 पचे 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3 38 के 8 हाथ में 3, 1 पचे 5 और 3 8। 8 कहाँ दिख रहा है? 8 तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 पचे 30, 9 उतारे 6 कम 6 3, 6 पचे 30 4, 6 सत्ते 42, सही तो है। 6 पचे 30, 6 कम 6, 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, ठीक। तो 51 57 को 5 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 पचे 35 3 38 के 8 हाथ में 3, है ना। 1 पचे 5 और 3 8 और भाई 5 पचे 25, 25 885 होंगे। 25 885 भाई, 25 885, 25 585 है ना, 25 785 है। ये तो आंसर होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई एक होंगे। चलो हम लोग इसको क्या बनाते हैं, 885, है ना। 800, ओहो मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। अरे भाई, ये देखो मिस्टेक है मेरे प्यारे मित्र। 51 57 को 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 5 पचे 25 और 3 28 के 8 हाथ में 2 और 1 पचे 5 और 2 7 और 5 पचे 25। यस मेरे दोस्त, मिस्टेक हो रहा था। 25 785 होंगे। राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस गुना में हल्का सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग समझदार हो, समझते हो। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, 6,000 रुपया की राशि पर 7% की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। यानी हमें 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। मैं आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रखा हूं ऑनलाइन। जब भी 3 साल का पूछे ना, सबसे पहले आप 2 साल का अंतर निकाल लो। तो 2 साल का जो अंतर होता है वो पहले साल का इंटरेस्ट होता है। तो आइए सबसे पहले हम 2 साल का निकालेंगे। तो देखिए 6,500 है ना, हम सबसे पहले पहला साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहला साल का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, इसका 7%। तो इसका 7% निकालोगे तो भाई 7 पचे 35 के 5 हाथ में कितने हो गए, 3 और 6 सत्ते 42 और 3 45। तो 455 रुपया आ गया पहले साल का इंटरेस्ट। और अगर इसका 5% निकाल दोगे, ठीक है, अगर इसका 5% इसका 7% निकाल दोगे तो ये निकल जाएगा दूसरे साल का अंतर। जब भी 3 साल का पूछे आप सबसे पहले 2 साल का निकाल लो। तो इसका 7% निकालो। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 पचे 35 और 3 38 के 8 हाथ में 3, 7 का 28 और 3 31। तो इसका जब 7% निकालोगे तो आएगा कितना, और 31.85। और ये जो आया है ना वो दूसरे साल का अंतर आया है, लेकिन हमसे कितने साल का पूछा है, 3 साल का। तो दूसरे साल का अंतर को क्या करना है, 3 से गुना कर देना है, ठीक है ना। और फिर इसका भी क्या करना है, 7% निकाल लेना है। इसका भी 7% निकाल लेना है। ओके, तो 7% निकालो तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 8 से 56 और 3 59 के 9 हाथ में 5, 1 सत्ते 7 और 5 12 के 2 हाथ में कितना 1, 7 21 और 1 22। दशमलव कितने अंक पड़ेंगे, 1 2 3 4 अंक बाद। तो मेरे दोस्त 31 तिया 93 और 8 तिया 24, है ना। तो 93 और 24 यानी लगभग लगभग ये कितने हो जाएंगे। अब देख लो, इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 8 तिया 24 25 के 5 हाथ में 2, 31 तिया 93 और 2 95। 95 रुपया 55 पैसा तो इधर आ गया और 2 रुपया 22 पैसा इधर आ गया। तो भाई 5 2 7, 5 2 7 और इधर हो गया 97, यानी 97 रुपया 78 पैसा के आसपास आएगा। 97 रुपया 78 पैसा हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये हल्का सा कैलकुलेटिव है। क्यों?
क्योंकि परसेंटेज कितना दिया है 7। और अगर ये तरीका से आप निकालोगे ना तो सब क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। अगर इस क्वेश्चन में 2 साल का अंतर पूछा होता, 2 साल का अंतर पूछा होता तो आंसर मेरा होता आपको 31 रुपया 85 पैसा। लेकिन 3 साल का पूछा है तो आपको क्या करना है, 2 साल का सबसे पहले निकालना है। 3 साल का पूछा है तो इसमें 3 से गुना कर देना, ठीक है। और फिर इसका भी उतना परसेंट निकाल के क्या कर देना है, जोड़ देना, तो निकल जाएगा 3 साल का अंतर। यानी एक ही क्वेश्चन में सब कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 15। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। a प्लस बी प्लस सी का मान 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 48। हमसे पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मान निकालने के लिए करना क्या होगा हम लोग को, तो हम लोग को करना होगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से अगर हम लोग क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू को घटा दे, और घटाने के बाद अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान। बस ये काम करना है, पुट कर दिए। ए प्लस बी प्लस सी का मान 10 है तो ये 10 का स्क्वायर हो गए, माइनस इसका मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी का मान 48, और इसको क्या करना है 2 से डिवाइड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएंगे 100, 100 में से 48 घटा के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 52, और 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 26। तो राइट जो आंसर हो जाएंगे वो इसका हो जाएंगे 26, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या बोला है, देखिए लिखा है कि 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, और उनका जो व्यय है ना वो 7:9 के अनुपात में है, ठीक है माय डियर। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी थी, यानी मंथली इनकम कितना है ये हमको बताना है। 2 व्यक्ति है, एक का नाम रख दो M1, दूसरे का नाम रख दो M2। बात करते हैं सबसे पहले इनकम। इनकम का मतलब आय। इनकम इनका कितना था, 4 था, इनका कितना था 5, ये रेशियो में है। बात में कर लेता हूं खर्च। खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, एक का है 7 तो दूसरे का है 9। लेकिन अगर पहले व्यक्ति का देखे बचत तो भी कितना है 50, दूसरे व्यक्ति का बचत देखे तो भी कितना है 50, तो ये 50 क्या है सेविंग। अब देखिए, अच्छा हम लोग ये बताओ जरा सा, आप लोग है ना कमेंट करके मुझे बताओ कि सेविंग कैसे निकलेगा। तो आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाओगे तो सेविंग निकलेगा। तो ये 50 रुपया जो है वो इन दोनों रेशियो का बीच का क्या है, अंतर है। तो जब कभी भी 2 रेशियो का बीच का अंतर अगर पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाएंगे। क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 9 चौके 36 और 7 पचे 35, तो ये 9 चौके 36 और ये रहा 35, इन दोनों का अंतर कितना है 1, है ना, इन दोनों का अंतर कितना है 1। अब क्या करना है भाई, 7 पचे 35 यानी कि 350 और 9 पचे 45 यानी कि 450, इन दोनों का कितना अंतर होगा, तो 100, 100 होगा। ये 100 जो आया ना वो इस एक का वैल्यू है, तो भाई 4 का वैल्यू कितने हो जाएंगे 400, ठीक है ना। इस 5 का वैल्यू कितने हो जाएंगे 500। ये 400 और जो 500 निकल के आ गए, ये दोनों व्यक्तियों का क्या निकल के आ गया, इनकम, और हमसे इनकम ही पूछा गया है, तो आंसर कितने होंगे 400 500, ऑप्शन नंबर डी। तो जब कभी भी 2 रेशियो दे दे और इन दोनों रेशियो के बीच का अंतर अगर आपको दे दे तो हम लोग इसी तरह का क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और सारे क्वेश्चन का जवाब दे दनादन दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 17। अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेच दिया। अमन बेचा है किसको, अनुज को। देखिए ये अमन है, एकदम आराम से समझिएगा। अमन बेचा अनुज को, ठीक है ना, ये बेच रहा है अनुज को। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं। और बेची, अनुज ने कार को 5,54,400 में 12% की हानि पर बेचा। अब किसको बेचा नहीं पता, तो मान लो इस बेचा किसको, डी को, यानी अनुज बेच रहा है किसको, डी को।
क्लियर है? तो पूछा है कि अमन के लिए कितना बेचा है भाई, 5,54,400 बेचा है। इसका मतलब डी ने खरीदा कितने में, 5,54,400 में। ये डी का क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना? तो हमसे पूछा है कि अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है। अमन के लिए यानी इस अमन का क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो देखिए, अमन बेचा अनुज को, अनुज बेचा किसी और को। तो ये काम क्या हो रहा है, लगातार, ये लगातार हो रहा है। तो इस लगातार लगातार वाले क्वेश्चन जहां भी आएंगे आपको लगा देना है सक्सेसिव। तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, सक्सेसिव का। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सक्सेसिव में क्या होता है, पहले वाले बंदे का और लास्ट वाले बंदे का ही रिलेशन निकलता है। तो पहले वाले बंदे का तो नाम दे रखा था अनुज, लेकिन लास्ट वाले बंदे का नाम नहीं दिया था, तो हमने मान लिया डी। अब बताओ, अमन बेचा है किस पे, 10% की हानि पे, यानी 10 का सामान बेचा 9 में। तो ये 10 का सामान बेचा 9 में, बस आप लिख दो दे देना देने से। नेक्स्ट, अनुज क्या किया, 12% की हानि पर बेचा है। 12% मतलब होता है 12/100। काटोगे तो आएंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25, यानी 3/25 आएगा। यानी 25 का सामान 3 का लॉस, यानी बेचा कितने में, 25 का सामान 3 का लॉस बेचा कितने में, 22 में। बस, कुछ नहीं करना है। अगर ये कटता है क्रॉस तो काट सकते हो, रेशियो क्रॉस काट सकते हो। तो अगर हम लोग क्रॉस काट देंगे तो भाई क्या कर देंगे, क्रॉस अगर काटोगे या गुना कर, छोड़ो गुना कर दो, तो 10 को 25 से गुना करो कितना आएगा, 250। है ना? 22 को 9 से गुना करें कितना आएगा, 198। अब बताओ डी ने कितने में खरीदा है, 198 में, जबकि रियल में कितना में खरीदा, इतने में। रियल में कितने में खरीदा है, इतने में। तो करना क्या है, 198 का वैल्यू दे रखा है, हमें एक का मान निकाल लेना है। हमें क्या करना है, एक का मान निकाल लेना है। तो मेरे दोस्त करना क्या है, देखिए 5,5,4,4,0 कितने का मान है, 198 का। एक का मान निकालने के लिए 198 से डिवाइड कर देना है, एक का मान निकल जाएगा। फिर जो आएगा उसको क्या करना है, 250 से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। भाई 2 दूना 400, है ना, 2 दूना 400, यानी कि 400 में 4 खत्म, यानी कितना आ जाएगा, 396, है ना। 396, यानी कि 4 में से 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 4, 14, 14 में से 9 गया 5। ठीक है ना, 29 दूना 38, 8 दूना 16, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया 4, 14, 14 में से 9 गया 5। ठीक है ना, ये बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, और ये कितने हो गए, 4। अब कितने बार में काटोगे, तो मेरे दोस्त इसका इकाई अंक कितना है, 4, और यहाँ पर कितना है, 8। तो अब देखो कितने बार में कटोगे, तो यहाँ पर अगर एक तो 13 से कट सकता है, और ना तो फिर किससे कटेगा, 8 से। तो ये कट जाएंगे 8 से, क्योंकि 13 से काटोगे तो 1900 से ज्यादा आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे 8 से, यानी 28 बार में ये क्या हो गया, खत्म। 28 बार में ये खत्म हो जाएंगे, और 2 जीरो, यानी कि सब मिलाकर 2800। तो मेरे दोस्त एक का वैल्यू निकल गया 2800। हमें निकालना है 250 का वैल्यू, तो 250 से क्या कर देना है, गुना। ठीक है ना, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4 जीरो, तो ऐसे हो गए। ठीक है ना, 28 गुना 25 करोगे तो आ जाएंगे 700, है ना। तो भाई 25 गुना 700 करोगे, है ना मेरे दोस्त, तो ये राइट आंसर जो हमारे आ गए वो कितने आ जाएंगे, 28 गुना 25 करोगे 700, 700 पर 4 जीरो, 700 पर 4 जीरो, है ना, तो हमारा हो जाएंगे 700 पर 4 जीरो, 700 पर 4 जीरो तो नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ मिस्टेक आ गया क्या, ओहो, यहाँ पर 250 है मेरे दोस्त, 250, 250 है, 250, तो 5 जीरो आ जाएंगे, यानी कैलकुलेशन कितने हो जाएंगे, 7 लाख। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। 18 में क्या बोल रहा है कि रमेश की मासिक आय 16,500 थी, और उसकी जो खर्च है वो 10,500 था। अगले वर्ष में क्या हुआ कि उसकी आय जो है ना वो 25% क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, और उसके व्यय क्या हो गए, 19% में वृद्धि हो गए। तो उसकी बचत में क्या हुआ, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, उसके इनकम और उसके खर्च का रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालोगे, 2 जीरो ये खत्म, 2 जीरो खत्म,
5 से काटोगे ये 33 बार में, और 5 से काटोगे तो ये 21 बार में। तो इनकम और उसके खर्च का रेशियो निकल गया। देखिए ये है इनकम, इनकम है 33, खर्च अगर देखा जाए तो उसकी है कितनी 21। तो बचत कितना होगा, तो 33 में से 21 घटा दो तो बचत कितने हो जाएंगे 12। ये हो जाएंगे हमारा सेविंग। अब जो कह रहा है वो कर दो। तो भाई इनकम में 25% की वृद्धि, तो अगर मैं इसका 25% निकाल लूं तो कितना का वृद्धि हुआ ये निकल जाएगा। खर्च में हो गया 19% की वृद्धि, तो खर्च का 19% निकाल दूं तो कितना वृद्धि होगा वो निकल जाएगा। बचत में कितना की वृद्धि हुआ उस निकालना है, तो जिसका निकालना वहां पर क्या मान लो एक्स। अब हम लोग को पता है, क्या पता है, देखो कि खर्च और बचत दोनों को जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, इनकम। ठीक है, बस सोल्व कर दो, आपका आंसर तैयार है। देखिए कैसे निकालें। अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 4 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 11 बार। 11 गुना 25 कितने होते हैं 275, है ना, परसेंट, बराबर 70 सत्ते 19 से है, 19 सत्ते 33 से 133 प्लस कितने हो जाएंगे 4x। मेरे दोस्त 133 इसमें से घट जाएगा, 133 इसमें घट जाएगा, कितने आ जाएंगे, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 2 में से गया 1, इतना परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। तो मेरे दोस्त x का मान कितने हो जाएंगे 142 बटे में 4%। 4 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 3 चौके 12, बचा कितना 2, 4 पचे 20, और ये हो जाएंगे 2, 4 पचे 20। यानी कि जो बचत है उसमें 35.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो बचत है उसमें क्या हो जाएंगे 35.5% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे ना, आपको यही काम करना है ना। ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी बन सकता है, इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन के माध्यम से भी बना सकते हैं, है ना। और मैं आपको सच्चे दिल से अगर बताना चाहूं तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये एक एलिगेशन ही है। ये क्या है, एलिगेशन ही है, बट आपको दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 19। 19 में क्या बोल रहा है कि यदि तीन संख्याएं 1:3:7 के अनुपात में है ना, और उसका जो एलसीएम है वो 336 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का क्या है अनुपात, क्या दे रखा है 1:3:7। अगर हम इस अनुपात का इसका ए नाम दे दे, ये बी नाम दे दे और इसका सी नाम दे दिए, तो ये ए बी जो सी होगी एक को प्राइम नंबर होगी। को प्राइम क्या होगी नंबर, ये क्या होगी को प्राइम नंबर। ये सब चीजों को माइंड में सेट कर लो। अब हम लोग को पता है कि एलसीएम बराबर जो होता है वो होता है एचसीएफ इनटू को प्राइम नंबर का गुणनफल। तो सारा को प्राइम नंबर को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा एबीसी। ये होता है एलसीएम निकालने का लॉजिक। अब यहां पर पुट कर दो, एलसीएम दे रखा है 336, तो यहां 336 पुट कर दिए, इक्वल टू एचसीएफ हमको निकालना है, तीनों को गुना करो, 7 21, 21 को 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा इंटू 21, 21 से इसको काट दो, 21 से कम 21 बच गया 12 और 21 छके 26 से, तो एचसीएफ जो निकल कर आ जाएंगे वो आपके 16 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 16, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। सोचिए कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो एक बार लाइक तो बनती है, ठीक है, ठोकिए लाइक। नेक्स्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि दो समरूप त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है और पी क्यू आर है, दो समरूप त्रिभुज है। ये देखिए ये है ए बी सी, और दूसरा जो त्रिभुज है ये रहा, इसका नाम है पी क्यू आर। लेकिन ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है, यानी इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, ये हम लोग को पता है। इनका क्षेत्रफल 64 और 144 है, इनका क्षेत्रफल कितनी है 64,
इनकी क्षेत्रफल कितनी है 144। तो अगर हम क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, है ना, क्षेत्रफल का अगर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितने होंगे 8 और इसके कितने होंगे 12। ठीक है ना, क्लियर होंगे 12। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, तो ये अनुपात निकालेंगे 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो भाई ये जो 2 और 3 जो अनुपात आ गया ना, वो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। इसका अनुपात आ गई संगत भुजाओं का अनुपात, यानी क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, है ना, और उसका जो रेशियो निकाल दीजिएगा तो भुजा का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 24 है। तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की सबसे बड़ी भुजा क्या होगा। एबीसी की भुजा कितने दिखा रही है 2 और इसकी वैल्यू कितने दे रखी है 24। तो कितना गुना दे रखा है 12 गुना, तो इसको भी 12 से गुना कर दीजिए। तो भाई ट्रायंगल पी क्यू आर की जो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी वो आपके 36 हो जाएंगे, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। देख लो इसका आंसर भी दे रखा है, कोई बात नहीं, है ना, टाइपिंग में जरा सा सुस्ती बरत दिया है। तो इसका राइट आंसर कितने हो जाएंगे 36। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जियोमेट्री का मैं बहुत भी करवा रखा हूँ, है ना, जियोमेट्री का स्पेशल क्लास करवाया है, मेंसुरेशन का स्पेशल क्लास दिया है आप लोग को, अलजेब्रा का स्पेशल क्लास दिया है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI परसेंटेज, सारे का वीडियो, सारे का क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। आप लोग देख लो, सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता दो फटाक से। आज की जो क्लास है कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को लाइक कर दो और दोस्तों को एक बार बता दो कि यहाँ पर बेहतरीन क्लास होती है। और 28 तारीख को शाम में 7 बजे लाइव आना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको 28 तारीख के JSS CGL के पूछे गए सारे प्रश्नों का बेहतरीन सॉल्यूशन इसी चैनल पे देने वाला हूं। चाहे वो पेपर फर्स्ट के हो, चाहे वो पेपर सेकंड का हो, चाहे वो पेपर थर्ड का हो, प्रत्येक पेपर का बेहतरीन आंसर आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। तो ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं कल।